हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हीट ट्रांसफर के अंदर कन्वेक्शन ऑफ हीट और दूसरा रेडिएशन ऑफ हीट, जिसके अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो मेन टॉपिक होगा वो देखेंगे। जो हमारे पीछे है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। पिछले लेक्चर में हमने कंडक्टिविटी के बारे में देखा था कि हीट कंडक्शन ऑफ हीट देखा था कि अगर कोई कंडक्टर है, अगर वो हीट ट्रांसफर कर रहा होगा तो किन किन बातों पे डिपेंड करेगा, और उसके लिए हमने कंडक्टिविटी वगैरह का कुछ क्वेश्चंस वगैरह और उसका कुछ कॉन्सेप्ट समझा थे। आज के लेक्चर में हम लोग फटाफट कन्वेक्शन समझेंगे कि वो क्या होता है, और फिर उसके बाद रेडिएशन पे फुली कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कन्वेक्शन की बात करें तो उसमें हमने देखा था कि फास्ट मूविंग होता है और इसमें मूवमेंट ज़्यादा रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर क्लाउड का फॉर्मेशन है तो क्या होता है कि ये जो एयर है अगर वो हॉट हुआ तो उसके हॉट होने के बाद वो ऊपर जाता है और फिर वो अपना साइकिल कंप्लीट होगा, ऊपर कंडेंसेशन होगा, फिर प्रेसिपिटेशन होकर फिर पानी फिर ऐसा वो घूमते रहेगा। तो कंडक्शन ऑफ हीटिंग में एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मैटर होता है, मैटर में मूवमेंट होगा और उसके बाद होगा। जहाँ तक उसके कुछ फॉर्मूले की बात है तो ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है उसके लिए, क्योंकि वो बहुत ही मिसलेनियस टाइप का अभी है। मतलब अभी के लेवल पे फॉर्मूला नहीं है, हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। वो इसलिए ऐसा नहीं कर सकते कि जो मान लीजिए कि अगर जहाँ पर वो हीट फॉल हो रहा है तो जिसके चलते एयर या जो भी फ्लूइड में या गैस में या लिक्विड में वो जो मूवमेंट हो रहा है तो हमें नहीं पता उसका डेंसिटी, उसका विस्कोसिटी और उसका मीन्स कांटेक्ट विद द सरफेस कैसा फ्लो है। मतलब कि अगर जो लिक्विड अगर फ्लो हो रहा है तो लेमिनार फ्लो है, मीन्स आफ्टर द सर्टेन हीट के बाद वो लेमिनार में कन्वर्ट हो रहा है या आपका टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है। फिर उसके अलावा वो मतलब सरफेस कैसा है, कर्व है, प्लेन है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है। तो बहुत सारे फैक्टर उसमें आते हैं, तो जिसके चलते हमें वहाँ पर उसको कैलकुलेट करना, उसके जैसे रेट ऑफ हीट को कैलकुलेट करना, डी क्यू बाई डी टी, जैसे हमने देखा था पिछले बार, के इज इक्वल टू ए चेंज इन टेम्परेचर बाई लेंथ। तो ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है करने का। सिंपल मतलब आप ये जानते रहिए कि इसमें डायरेक्ट हीटिंग होता है, इसके चलते मूवमेंट होता है। हाँ, थोड़ा बहुत आपको कुछ इस तरह का ज्ञान ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई वाटर पॉट है और आपने इसको यहाँ पर हीट किया, जैसे बहुत सारे एयर के मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो जैसे एयर ट्रैप है और इसमें जब हीट करेंगे तो ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा इसका मूवमेंट, और फिर जाके मतलब वो कूल डाउन होकर फिर ऐसा ये घूम जाएगा। फिर ये वाला एयर का मूवमेंट ऐसा ऊपर गया, मतलब जहाँ हीट था तो ठंडा होने के बाद फिर कंडेंसेशन होकर फिर नीचे घूम जाएगा। तो इस तरह का सर्कुलर टाइप का कुछ इसमें ऐसा आप मोशन समझ सकते हैं होता है। मतलब उसके वो भी बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ, तो इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स की तरह होता है। लेकिन खैर, आपको ये तो बात बिल्कुल समझ में आया ही होगा कि जो कंडक्शन में हमारा डायरेक्ट मतलब एनर्जी का अगर हम देते हैं तो जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उस मैटर में डायरेक्ट मूवमेंट होता है, और वो अपना कुछ करते मतलब इसमें कुछ मूवमेंट होने के बाद कुछ इस तरह का बनेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर ये कमरा है और इसमें अगर हम कुछ हीटिंग वगैरह हो दे तो उसका अब देखें, जैसा आपको पता होता है कि हॉट एयर जो होता है फटाफट ऊपर की तरफ पकड़ लेता है रास्ता अपना, क्योंकि हॉट एयर का डेंसिटी वो कम होगा और उसके ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, इसमें देख सकते हैं। तो एक तो ये मेन इसकी बातें हैं। उसके बाद दूसरा इसका जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, इसमें दूसरा जो इसका मोमेंट होता है कन्वेक्शन का, दो तरह का ऐसे कन्वेक्शन के लिए होता है। एक फ्री कन्वेक्शन और दूसरा आपका फोर्स्ड। इसमें क्या होता है कि फ्री कन्वेक्शन में ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ देयर डेंसिटी, ये अपने आप होगा। मतलब डेंसिटी में अगर कुछ डिफरेंस होगा, कोल्ड एयर हॉट एयर का, एयर मिक्सिंग ऑफ हॉट एयर और कोल्ड एयर का, तब वहाँ पर ऐसा होता है। और फोर्स में मान लीजिए किस तरह का हमें चाहिए, किसी तरह का मतलब कि मूवमेंट हो, तो मतलब हीट देने का और उसे करने का, तो यहाँ पर ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ डेंसिटी। ठीक है, फिर दूसरा कि मोटे तौर पे अगर देखे जाए डी क्यू बाई डी टी का वैल्यू वो उस पर डिपेंड करेगा कि इसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, एरिया कितना है और उसका लेंथ कितना है एच। तो इन बातों पे ये डिपेंड करता है। तो बस कन्वेक्शन का आप इतना ही समझते रहिए कि इसमें मूवमेंट होता है मटेरियल का एक्चुअल में, और उसके बाद वो अपना काम इस तरह का होगा। और क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें मिसलेनियस टाइप के उसमें कंडीशंस हैं कि मैंने जैसे आपको बताया कि अगर वो कोई भी अगर लाइट अगर फॉल हो रहा है, जैसे सनलाइट ही अभी यहाँ पर है,
तो उसका और जिसके चलते वो फ्लूइड पे जैसे एयर पर है तो फ्लूइड का मूवमेंट देखिए कितना मतलब आसान नहीं है, मीन्स मिसलेनियस टाइप का है कि और किस एंगल पे उस पर फॉल डाउन कर रहा है, मतलब कर्व है या फ्लैट सरफेस है, वर्टिकल है, हॉरिजेंटल सरफेस है, उसका डेंसिटी क्या है, उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है। फिर उसके अलावा आप उसमें ये कह सकते हैं कि मतलब जब उस पर पढ़ने के बाद जब उसका मोशन हुआ उस फ्लूइड का तो लेमिनार फ्लो हुआ या टर्बुलेंट फ्लो हुआ। तो इस चलते इस मिसलेनियस टाइप से तो कन्वेक्शन में आप एक सिंपल समझते रहिए कि मूवमेंट ऑफ द मटेरियल, एक्चुअल मूवमेंट मतलब एनर्जी हम ट्रांसफर करते हैं तो एक्चुअल उसमें मूवमेंट ऑफ मटेरियल का होता है। ठीक है, तो कन्वेक्शन की कहानी हुआ। अब दूसरा देखिए रेडिएशन की। तो अभी पिछले का जो दो देखा कंडक्शन और दूसरा आप कन्वेक्शन, तो उसमें आप कह सकते हैं कि उसमें मैटर इन्वॉल्व होता था। भले एक्चुअल पहले वाले में कंडक्शन में मैटर का मूवमेंट ना हो लेकिन डायरेक्ट हीटिंग तो देते थे, तो जिसके चलते वो कोलिजन और रोटेशनल अपना करते हुए आगे एनर्जी ट्रांसफर करता था। कन्वेक्शन में तो एक्चुअल मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। तो दो बातें। रेडिएशन के अंदर बच्चों इसमें क्या होता है कि जैसे कोई मतलब हमें मैटर की जरूरत नहीं पड़ता, जैसे सनलाइट से यहाँ पर अभी आ रहा है, अर्थ पर आता है और युगो युगो से आ रहा है, तो उसमें भी कोई हमें मैटर की जरूरत नहीं पड़ता है, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। यही मतलब हुआ ना। तो इसका मतलब कि रेडिएशन का मेन पार्ट यही है, या जितने भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर देखते हैं वो सब इसी पाथ पे, इसी मतलब नियम पे चलते हैं कि वो कहीं भी अपना वैक्यूम में भी चल पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अभी हम जैसे मतलब हीटिंग इफेक्ट जो कलर हम देख पा रहे हैं तो विजुअल लाइट, तो वो भी मतलब उसी पे रेडिएशन करता है। इसके अलावा जो हम नहीं भी देख पाते हैं जैसे कुछ इंफ्रारेड, तो वो भी हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इंफ्रारेड के बारे में आपने केमिस्ट्री में भी स्टार्टिंग में देखा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, या फिजिक्स में जब यहाँ पर आप देखेंगे तो और आप समझेंगे कि विजुअल लाइट होता है उससे कम वेवलेंथ का, उससे कम फ्रीक्वेंसी का होता है इंफ्रारेड, और उससे थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का होगा तो अल्ट्रा वायलेट, और उसी में फिर एक्सरेज और गामा रेज चलते जाएगा। और इसके नीचे अगर जाएंगे विजिबल को, मतलब विजिबल को आप बेड में मान लीजिए, उससे कम इंफ्रारेड, उससे थोड़ा कम रेडियो वेव, ठीक। और इन विजिबल से थोड़ा ज़्यादा यूवी लाइट, और उससे थोड़ा ज़्यादा एक्सरेज, और उससे थोड़ा ज़्यादा गामा रेज। तो सबसे हार्मफुल गामा रेज होता है। तो हीटिंग इफेक्ट जो करने के लिए देखा जाता है तो इंफ्रारेड को ही लेते हैं। जैसे कि आप मसल इंजरी अगर होता है तो उसमें इंफ्रारेड का काम रहता है। तो बेसिकली जितना हमें एज पर रिक्वायरमेंट है, जैसे अगर आपको माइक्रोवेव ओवन में चाहिए तो वहाँ पर कुछ अलग अपना यूवी रेज का काम रहता है वगैरह वगैरह। आपको जैसे आरओ सिस्टम में है तो वहाँ पर उसको जर्म्स को इंस्टेंट मारकर पानी आपको तुरंत देना है तो यूवी रेज का चाहिए। तो मतलब कुछ मिलाकर हीटिंग इफेक्ट कर देते हैं, और जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं वो रेडिएशन वाले पर ही काम करते हैं। जैसे सन वहाँ से चला तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वर्क है, तो वैक्यूम में भी उनको किसी हीट ट्रांसफ़र करने के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ता है। कोई हॉट चीज़ है तो आप उस पर आप तभी मतलब जैसे कहीं लकड़ी जल रहा है, कोयला जल रहा है, कुछ भी जल रहा है जो हीट रेडिएट कर रहे हैं, मतलब आप उसको फील भी कर सकते हैं। अब जैसे कहीं आग जल रहा है वहाँ पर खड़े रहिए तो आपको हीट आता है ना, तो कैसे आया? एक्चुअल आप कहिए कि सर वो मॉलिक्यूल्स को करते हुए नहीं भी रहता तब भी आपको हीट मिलता, ठीक है। तो पहले तक क्या माना जाता था कि अगर कोई ठंडा चीज़ है तो उससे हीट नहीं निकलेगा। तो ठंडा चीज़ आप किसको मानते हैं? जिससे आपके बॉडी के टेम्परेचर से कोई कम है, जैसे कि आपका बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, जनरली ये होता ही है, और उससे अगर कम है तो आपको चीज़ अगर छूते हैं तो ठंडा लगता है, और उससे कोई ज़्यादा है तो आप उसको छूते हैं तो आपको फ्लो कर देता है तो गर्म लगता है। तो पहले तक था कि मानते थे कि कोल्ड मीन्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आइस तक ही पहुंच पाते थे, तो वहाँ कहते थे कि वहाँ से हीट नहीं निकलेगा। लेकिन अब जो मतलब कि जो थ्योरी आया, जो नया मतलब कोई साइंटिस्ट हैं वो उन्होंने बताया कि अगर कोई एब्सोल्यूट जीरो है, मतलब 0 केल्विन से थोड़ा सा भी ज़्यादा है, तो उसमें से हीट वो रेडिएट करेगा, हीट उससे निकलेगा, लेकिन सेम टाइम वो हीट एब्जॉर्ब भी करेगा। क्या मतलब हुआ? मतलब एक थर्मल इक्विलिब्रियम जैसा कुछ बात होता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं कि हीट का कोई मूवमेंट नहीं है, वहाँ पर नेट हीट का मूवमेंट 0 है, लेकिन हीट का आदान प्रदान होते रहेगा, हीट का एक्सचेंज होते रहेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई हॉट चीज़ है और यहाँ पर गर्म हुआ, जैसे मान लीजिए कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड का है और इन्वायरमेंट का मान लीजिए कि 45 है, तो 40 से वो तो कम होते जाएगा, और बदले में कम हो रहा है तो उसको फिर बढ़ा कौन रहा है? जैसे सॉरी मैंने थोड़ा गड़बड़ बोल दिया, एग्जाम्पल ले लिया। 40 डिग्री है और 35 डिग्री इन्वायरमेंट का है, तो कुछ देर के बाद 35 और 40
तो दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, वापस लॉन्ग टाइम में देखेंगे स्टेडी स्टेट में तो उनका भी 35 हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं बीच में अगर उसका टेम्परेचर आप देखिए, जैसे चाय का कप है और उसको रखा हुआ है, तो कुछ देर के बाद वो ठंडा होगा, लेकिन वो इतना जल्दी तो ठंडा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कुछ 80 डिग्री पर दिया, फिर आपने छुआ 70 है, अच्छा थोड़ा और ठंडा करके तब पीते हैं 60 50 इस तरह से। तो आप उसको बार बार छू छू कर देखते हैं कि ठंडा हुआ है नहीं हुआ। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि धीरे 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 टेम्परेचर उसका डिक्रीज हो रहा है। लेकिन एट ए मोमेंट कि जब उसको 2 मिनट 1 मिनट के बाद जब 80 से 70 हुआ, तो उसको तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर मान लीजिए यहाँ का अभी अभी राइट नाउ अगर देखे जाए तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो 20 तो एकदम से होता नहीं है। तो होता क्या कि जब कप ऑफ टी से हीट वहाँ से निकल रहा है तो सराउंडिंग जो उसका है तो बदले में उसको दे भी रहा है। और मान लीजिए कि अगर एकदम 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और आप एक गिलास पानी लेते हैं, फ्रिज से निकालते हैं, तो कुछ देर के बाद वो भी गर्म हो जाता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि सराउंडिंग उसको देगा, किसको, पानी को, और पानी फिर वापस वो रेडिएट करेगा, फिर वो काम ऐसा चलते रहता है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में नेट हीट का मूवमेंट जीरो होता है, लेकिन हीट का मूवमेंट चलते रहता है सराउंडिंग मीडियम को और सराउंडिंग ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट सराउंडिंग को। तो कहने का क्या मतलब है कि कोई भी यहाँ पर रेडिएशन वाले में कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई ऑब्जेक्ट है मान लीजिए ऐसा इस तरह का, तो इस पे अगर हीट अगर हम देते हैं ऐसा इसमें, तो इसमें दो तरीके से चीज़ें होगा कि एक तो अगर हीट इसमें दिए तो ये तो रेडिएट बैक करेगा, ठीक, या कुछ वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा ऐसा, और कुछ उसको ट्रांसमिट करवाएगा इस तरह का। देखो 3 तरह का होता है कि कोई भी अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम अगर हीट को उस पर डालते हैं या रेडिएट उस पर करते हैं, तो वो 3 तरीके से उसको देखेगा। एक तो क्या करेगा कि उसको हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक, और दूसरा आप ET भी कह सकते हैं या EA कह दीजिए उसके लिए, एब्जॉर्ब कर रहा है। दूसरा उसको इमिट कर देता है, या रेडिएशन तो नहीं कह सकते, अच्छा उसके लिए दूसरा नाम लेकर आ रहे हैं अभी, और एक दूसरा उसके लिए ट्रांसमिट कर दे रहा है T से, एब्जॉर्ब और इसको इमिट ही बोल देते हैं। 3 तरह की बातें होगा। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, अगर हीट फॉल होगा तो कुछ उसमें से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ रेडिएट बैक कर देगा, कुछ ट्रांसमिट कर देगा। तो डिपेंड करेगा कि कैसा कैसा है ऑब्जेक्ट है। तो उसको समझने के लिए तो उसको ऐसा कर देते हैं एब्जॉर्प्शन वाला कि इसको हटा देते हैं, R कर देते हैं। मतलब कि कोई भी बॉडी है तो 3 बातें होगा। अगर हीट पड़ा तो एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, और कुछ इसके थ्रू, मतलब ये इसके थ्रू ट्रांसमिट कर रहा है, जो कंडक्शन का काम था ना वैसा काम कर रहा है। तो ये डिपेंड करेगा 3 तरह का, 1 2 3, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन। देखिए कि अगर साइनी कोई है तो रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पर, लाइक सिल्वर कुछ इस तरह का है, साइनी है लाइक सिल्वर टाइप का। तो इसमें क्या होगा कि ये एक एक करके यहाँ से लिख देते हैं कि अगर साइनी सरफेस है लाइक सिल्वर, तो उस केस में क्या होगा बच्चों कि जो रिफ्लेक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, इज लार्ज, और एब्जॉर्प्शन एंड दूसरा वाला ट्रांसमिशन वो लो होगा। तो एक ये होगा। दूसरा कि अगर वो ब्लैक सरफेस होगा, मतलब कि डार्क या डल होगा थोड़ा, तो उसमें क्या होगा, तो इसको क्यों घुमा दिया? दूसरा
डार्क सरफेस होगा एज चारकोल, तो उसमें उसके अंदर आप देखेंगे कि वो एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा, इज लार्ज, एंड बाकी का जो रिफ्लेक्शन है और ट्रांसमिशन है वो लो होगा। तीसरे टाइप का डार्क सरफेस है, तीसरे टाइप का मान लीजिए कि अगर ट्रांसपेरेंट टाइप का है तो उसमें एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन लो होगा, और आपका जो ट्रांसमिशन वाला है विल बी हाई, विल बी मोर या लार्ज, इस तरह का आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आया कि अगर कोई भी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई अगर लाइट पड़ता है तो 3 तरीके से काम करता है। कुछ पार्ट या तो मतलब कि जो तीसरा मतलब कि कुछ रेडिएट करेगा, कुछ एब्जॉर्ब करेगा, कुछ ट्रांसमिट करेगा। अगर शाइनी सरफेस है तो रेडिएशन बहुत ज़्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन लो। अगर डल है तो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, बाकी का रेडिएशन उसको कम करेगा और ट्रांसमिशन कम करेगा। और अगर ट्रांसपेरेंट टाइप का है तो उसको पूरे का पूरा को ट्रांसमिट करवा देगा। तो ये 3 तरह का मेनली यहाँ पर है। तो ये बात समझ में आया होगा आपको? ठीक है, तो ये बात आप समझे होंगे। तो अब इसमें देखिए कि अब इन लोग का रोल कैसे होता है, अब कैसे क्या क्या मतलब डिसाइड होगा बातें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पे कोई लाइट अगर आ रहा है या उसको एब्जॉर्ब कर रहा है तो सेम टाइम उसमें रेडिएशन चलते रहेगा। ठीक, तो इसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है कि अगर जो भी लाइट अगर आप कितना भी लाइट अगर एब्जॉर्ब कर कोई भी हीट अगर एब्जॉर्ब करता है तो साइमल्टेनियसली या थोड़ी देर के बाद वो अपना हीट रेडिएट करेगा, इमिट करेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि गुड एब्जॉर्बर इज द गुड इमिटर। यही तभी होगा ना, जितना आपने हीट लिया, मतलब आपसे आइडियली क्या चाहिए माना जाता है कि जितना आप हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो थोड़ी देर के बाद हीट वहाँ से निकालिए। तो जैसे अर्थ के केस में अगर देखा जाए तो अर्थ पे सारे दिन अगर जब दिन जहाँ जहाँ रहता है, तो अभी जैसे मान लीजिए कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो अभी जो हम लोग जहाँ पर रहते हैं सबका फिक्स टाइम है 6 AM पर अगर सनराइज हो रहा है और सनसेट अगर 6 या 7 PM पर हो रहा है, तो उतने टाइम पे 12 घंटे उतना हीट लिया। और उसके बाद और हीट लिया ही नहीं, मतलब कि थोड़ा सा भी अगर स्लांट अगर रेज होता है, मतलब 2-3 बजे के बाद से स्लांट होने लगता है, तो उसका वापस इमिशन स्टार्ट होने लगता है साइमल्टेनियसली या थोड़ी देर के बाद। तो अर्थ हम एक तरह का ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऐसा बॉडी, परफेक्ट बॉडी है। ब्लैक बॉडी नाम नहीं ले रहा हूँ, ब्लैक बॉडी का मतलब काला नहीं केवल, मतलब कि ब्लैक बॉडी का मतलब ये होता है कि वॉट एवर जितना वो हीट लिया थोड़ी देर के बाद उतना हीट को वो अपना इमिट कर दे, तो उसको परफेक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। तो किरचॉफ्स थे, उन्होंने ऐसा बताया, किरचॉफ्स लॉ। ऐसा कि किरचॉफ्स ने बताया कि गुड इमीटर इज द ऑल्सो गुड एब्जॉर्बर। अ गुड इमीटर आर ऑल्सो गुड एब्जॉर्बर। ऐसा आप कर सकते हैं कि जो जितना हीट कर निकाल रहा होगा वो पहले उतना हीट लिया होगा, यही मतलब निकला ना इसके कहने का मतलब। तो इसमें क्या होता है कि एक मतलब हर बॉडी का अपना एक कह लीजिए कि वैल्यू होता है, एब्जॉर्ब मतलब कि एब्जॉर्बिविटी इसको बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जितना टोटल पावर ऑफ एब्जॉर्ब बाय द कोई भी हीट, या और उसके बाद कि टोटल पावर इज द इंसिडेंट ऑन इट, मतलब कि total power is absorbed or total power is incident। ठीक है, तो इसको ऑब्जर्विटी बोलते हैं। सेम इसमें एक इमिसिविटी होता है जिसको ई से दिखाते हैं। तो वहाँ पर भी वही है कि टोटल पावर इमिट कितना करता है और टोटल पावर उस पर
कितना गिरा, मतलब कि कितना आया होगा। ठीक है, तो ये आपका जैसे कि ऑब्जर्विटी होता है, टोटल पावर ऑफ ऑब्जर्व अपॉन टोटल पावर ऑफ द ऑफ इंसिडेंट, मतलब कितना उस पर गया था और कितना उसने ऑब्जर्व किया, तो इन दोनों का रेशियो होता है। तो वैसे ही क्या होता है कि एक आप ऐसा डिफाइन इसका करने के लिए कि एक आइसोट्रॉपिक टाइप का कंडीशन होता है कि जहाँ पर वो जितना हीट लिया और उतना ही हीट आपको इमिट कर दिया बाय बॉडी इन इक्वली इन द ऑल डायरेक्शन, तो हम उसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। ठीक, दूसरा आपका है कि फॉर द आप थर्मली एक बॉडी ऐसा डिफाइन करते हैं, जैसे आप ब्लैक बॉडी का नाम लेंगे कि जितना भी वो हीट लिया उतना वो हीट रेडिएट कर दिया, तो वैसे को बोलते हैं ब्लैक बॉडी। और आइडियली मतलब हर इससे यही होता है, लेकिन ऐसा परफेक्टली नहीं होता। अर्थ को मतलब ऐसा माना जाता है कि परफेक्टली करता है, कि उसके चलते मतलब अर्थ में जितना भी आप कन्वेक्शन वाला वो देख रहे हैं वो इसी से, मतलब कि पहले हीट आया, उसके बाद किसी चीज़ को हॉट किया, तो वहाँ पर वो हॉटिंग मतलब जो हॉट एयर मास है ऊपर की तरफ गया, तो वहाँ का स्पेस खाली हुआ, उसको कोई लीड किया, मतलब दूसरे जगह से वहाँ से चला, मतलब प्रेशर का डिफरेंस हुआ, तो जिसके चलते हवा चला, फिर बाकी का मानसून और बाकी का जो मूवमेंट है पानी का वो सब उससे डिसाइड होता है। तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो उसको अभी रहने देते हैं। तो हम यहाँ पर इमिसिविटी की बात अगर बात करें तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि रेडिएट हीट इमीटर रेडिएट पावर इमिटेड at a particular temperature, at certain temperature upon कि radiate power of the emitting by the black body of the same temperature। तो एमिसिविटी का ये रहता है। तो जनरली इसका वैल्यू आप देखेंगे कि 1 से 0 के बीच में होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन जैसा मत समझिएगा, वैसका भी वही मतलब है कि अगर किसी बॉडी का एमिसिविटी अगर 1 है तो हम उसको बोलेंगे परफेक्टली ब्लैक बॉडी टाइप का है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी टाइप का है। और बिल्कुल ना करे तो मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि कोई भी चीज़ को आप हीट करिए और ठंडा ही ना हो, नहीं तो कितना अच्छा होता है, एक बार हीट कर दो फिर उसका ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। जैसे कि आपका मोटर व्हीकल वगैरह में कि एक बार आपने हीट दे दिया तो अगर हीट कम ही नहीं हो रहा है वो चलते जा रहा है तो हमें हीट का ही काम है ना उधर। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई ना, हर बॉडी अपना उसका इमिसिविटी होता है कुछ ना कुछ। हाँ, किसी का एकदम 1 होगा तो एकदम फटाफट वापस कर देगा, किसी का आधा होगा, किसी का 0.1 होगा, 0.2 होगा, अकॉर्डिंगली हमें वहाँ पर मिला रहेगा। ठीक है, तो इमिसिविटी को हम अगर कहें कि रेडिएशन ऑफ पावर फ्रॉम द इन जनरल ए सर्टेन बॉडी इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ द ब्लैक बॉडी। तो फॉर द ब्लैक बॉडी के लिए उसका वैल्यू 1 ले लेंगे, अगर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है। ई का वैल्यू शुड बी 1 ऐसा। तो इस पे काम करिएगा तो आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे। ठीक है, तो अगर इसको अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। किरचॉफ्स लॉ के बाद देखिए इसमें क्या है कि अगर कोई थर्मल रेडिएशन पावर किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए फ्रॉम अ बॉडी, थर्मल रेडिएशन पावर फ्रॉम अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये ऐसा कर रहा है कि रेडिएशन ऑफ द पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ देयर टेम्परेचर। तो इसमें जब इसको रखेंगे यहाँ से तो एक स्टीफेंस कांस्टेंट इसका वैल्यू मतलब एक कहलाता है, ये पर यूनिट एरिया है। तो यहाँ से अगर हम पी आर इक्वल टू अगर देखेंगे तो ए टी रेज टू दी पावर 4 ऐसा होगा। ठीक है, और इसका जो स्टीफेंस कांस्टेंट है इसका वैल्यू होता है 5.67 इंटू 10 रेज टू दी पावर -8 ऐसा। तो उधर पावर है और एरिया टेम्परेचर, तो मतलब इसका कुछ यूनिट आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि वो वॉट मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरह का अभी आप उसको बता सकते हैं। अच्छा, इसी में क्या होता है कि इमिसिविटी मतलब कि कितना वो रेडिएट करेगा कोई भी अगर थर्मल बॉडी है, तो पी आर इक्वल टू इमिसिविटी सिग्मा मतलब कि स्टीफेंस कांस्टेंट 5.67 इंटू 10 पर -8 ए टाइम्स ऑफ टी रेज टू दी पावर 4, ये कुछ इस तरह का
आपका बनेगा। तो इसमें भी मतलब कि पी का अगर बात करें तो बेसिकली क्या है कि पावर है तो हीट बाई पर यूनिट टाइम। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू ए इमिसिविटी ई सिग्मा ए टी रेज टू दी पावर 4, ऐसा आपका मिलेगा। और इसी में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर डिफरेंस अगर दोनों का है तो ए सिग्मा ए टी माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है फोर्थ पावर में, ऐसा कि इसका रेट ऑफ फ्लो होने का कि किस तरह से होगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जैसे कोई बॉडी है टी टेम्परेचर पे, सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लीजिए कि 40 डिग्री है, सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कितने देर के बाद या क्या होगा, हीट का रेट ऑफ फ्लो कैसे होगा, पर सेकेंड या पर मिनट कितना उसका टेम्परेचर का उसमें होगा। तो अगर यहाँ से अगर हम यहाँ से T इक्वल टू टी एस कह दें तो इसमें कोई हीट फ्लो नहीं होगा। मतलब अगर केस अगर बना लिए यहाँ से कि यहाँ अगले इस पर लिख देते हैं कि डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू ई सिग्मा ए टी रेज टू दी पावर 4 माइनस टी एस पावर 4। तो इसमें टी रेज टू टी इक्वल टू टी एस अगर हो, टी इज़ ग्रेटर देन टी एस हो, टी इज़ लेस देन टी एस हो, तो यहाँ पर तो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया ये। ऐसा टी अगर ज़्यादा हो सराउंडिंग से तो हीट का फ्लो होगा, हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर बॉडी। टी का वैल्यू कम है यानी कि मतलब वो ठंडा है एज कम्पेयर टू सराउंडिंग, तो हीट का इनफ्लो होगा, मतलब हीट ओलेगा, हीट टेकन बाय द बॉडी। ये बात समझ में आया क्या? टी इस तरह से ऐसा हो जाएगा। अब इसी के बाद पिक्चर में आते हैं आपके न्यूटन्स। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग उसमें क्या कहता है कि मतलब कोई भी बॉडी है अगर वो हीट का ऐसा कुछ आदान प्रदान कर रहा है तो हम यहाँ से Q इक्वल टू क्या जानते हैं, एम एस डेल्टा टी, यही ना। तो अगर डी क्यू बाई डी टी अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें इसको तो एम एस तो कांस्टेंट होगा और यहाँ से कितना हो जाएगा डी टी ओवर डी टी। तो इस चीज़ को अगर हम इसके साथ क्लब कर लें तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का हमारा ज्ञान आ जाएगा। तो हम क्यों ना उसको आके यहाँ पे डिराइव ही कर ले, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसी पे हमें ज़्यादा समय बिताना है आज। तो अभी क्या बोला बच्चों कि वहाँ से डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू, तो ये लेकर आए थे क्या, ये सब ई सिग्मा एरिया टी रेज टू दी पावर 4 कह लीजिए माइनस टी एस 4। तो अभी यहाँ से डी क्यू बाई डी टी की जगह पर जब आप लिखेंगे एम एस, मतलब कि यहाँ से क्यू क्या था हमारा एम एस डेल्टा टी, यही होता था ना। और इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू एम एस डी टी ओवर डी टी, ऐसा। तो एम एस डी टी ओवर डी टी इक्वल टू ई सिग्मा ए टी रेज टू दी पावर 4 माइनस टी रेज टू दी पावर एस, सॉरी सराउंडिंग का 4, ऐसा कुछ होगा। तो इन सबों को भी भाई बंधु लोग को इधर भेज दिया जाए, डी टी ओवर डी टी इक्वल टू ई सिग्मा ए टी रेज टू दी पावर 4 माइनस टी रेज टू दी पावर एस 4, ऐसा। तो जब आप करेंगे ऐसा कि डी टी ओवर टी रेज टू दी पावर 4 माइनस टी रेज टू दी एस 4 इक्वल टू ई सिग्मा ए, अच्छा एम एस को और डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, ये वाला जो एम एस मल्टीप्लाई है इधर चला जाएगा, टी रेज टू दी पावर 4 माइनस टी रेज टू दी टी एस पावर 4, ऐसा। तो अभी तो कुछ अता पता नहीं चल रहा होगा कि टी रेज टू दी पावर 4 है ऐसा, और सिग्मा टी रेज टू दी साफ नहीं है क्या, स्क्रीन में देखते रहना चाहिए इसीलिए कि आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है। एक तो यहाँ पर टी रेज टू दी पावर 4 माइनस टी रेज टू दी पावर एस 4 ई सिग्मा ए टी रेज टू दी पावर 4 माइनस टी एस पावर 4, कुछ अब तो उधर आ गया था, अब क्यों इसको लिख दिया मैंने, सॉरी, इक्वल टू यहाँ से एम एस
इंटू डी टी, कुछ ऐसा मिलेगा क्या बच्चों। अब इसी को इंटीग्रेट करना है हमें, तो इससे इंटीग्रेट करने से पहले कुछ एजम्पशन और कर लेते हैं, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि हम चाहते क्या हैं या हमें मिलना क्या चाहिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग किसके लिए है। ठीक है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं कि ये डी टी बाई समथिंग इतना है, तो इसमें एक एजम्पशन ऐसा ले लेते हैं कि डी टी ओवर टी माइनस टी एस सराउंडिंग का है ऐसा, और या सराउंडिंग का मान लीजिए कि टी नॉट है, टी नॉट है, और इक्वल टू ये जो पूरा उधर कांस्टेंट देखे थे इसमें कि इस पूरे पार्ट को कुछ के से ऐसा मान लेते हैं, और इसका टी रेज़ टू द पावर 4 माइनस टी रेज़ टू द पावर जो है ऐसे, तो उसमें केवल आपका मतलब टी माइनस टी एस ही इफेक्टिव होगा, बाकी का वो सब जो वैल्यू है उसमें से उसको हटा देंगे। तो या मतलब कि जो उससे आता है, तो चलो सराउंडिंग लिखे रहिए, सराउंडिंग ऐसा है माइनस के टी का मतलब क्यों, क्योंकि अगर हॉटर बॉडी है सपोज मान लीजिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड से, और ये अपना सराउंडिंग का है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर वो हीट उधर से फ्लो होगा तो तब उस केस के लिए मतलब हीट का वो डिक्रीज हो रहा होगा, तब निगेटिव के लिए वैल्यू है। तो यहाँ से अगर डी टी ओवर टी माइनस टी एस इक्वल टू माइनस के टी को अगर इंटीग्रेट करें, टी इक्वल टू 0 पे सपोज टी नॉट ओरिजिनल टेम्परेचर है, और एट एनी टाइम टी पर इसका ये डी टी है, एनी टाइम टी पर उसका टी है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा एल एन, और यहाँ पर आपको जैसा पता होता है कि ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर जैसा आपको पता होता है एल एन, और इसका 1/x टाइप का होता है, तो 1/x हो जाएगा, तो टी माइनस टी एस, और यहाँ से अपर लिमिट लोअर लिमिट टी नॉट टू टी इक्वल टू माइनस के टी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से एल एन टी माइनस टी एस, इन माइनस में अगर फिर उसका टी नॉट का वैल्यू रखेंगे तो टी एस ऐसा आ जाएगा इक्वल टू माइनस के टी। इसको सॉल्व करेंगे तो एल एन का बेस ई होता है, तो टी माइनस टी एस अपॉन टी नॉट माइनस टी एस इक्वल टू ई रेज टू दी पावर माइनस के टी। फिर ये इधर से ऐसा जाएगा, है ना। तो यहाँ से फाइनली कि टी माइनस टी एस इक्वल टू टी माइनस टी नॉट ई रेज टू दी पावर माइनस के टी। ठीक, तो टी क्या टेम्परेचर है, मतलब टी टाइम के बाद, अगर ओरिजिनली टी नॉट था, टी टाइम के मतलब मान लीजिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, टी टाइम के बाद उसका 40-30 इस तरह का टेम्परेचर कुछ हो जा रहा है, और सराउंडिंग का इतना है, तो टी इक्वल टू हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, टी एस प्लस टी माइनस टी नॉट ई रेज टू दी पावर माइनस के टी। इस तरह का आपको ये मिलकर आएगा। तो ये तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल वाला फॉर्म हो गया कि जहाँ से आपको वहाँ से निकल कर आता है। दूसरा बच्चों कि इनका जो लिखने का जो है मतलब कि एवरेज फॉर्म ऑफ द एवरेज फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, उसमें ऐसा होता है कि जैसे T1 T2 दो टेम्परेचर है, मतलब अभी T1 ओरिजिनली कितना था इनिशियल में, और T2 डेल्टा टी ओवर टी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस टी नॉट सराउंडिंग का। तो के का वैल्यू आपका वही है जो वहाँ पर जो इमिसिविटी और ई इंटू सिग्मा इंटू समथिंग जो आता था अपॉन एम एस, तो आप उसको वहाँ भी ले सकते हैं जब ज़रूरत पड़ेगा तब। तो इसका एवरेज वाला, तो जो एवरेज वाला जो वैल्यू आएगा जब आएगा तब उसके बारे में देखेंगे। तो अभी तक हमने दो चीज़ों के बारे में देखा, एक तो आपका स्टीफेंस लॉ वाला जो देखा कि स्टीफेंस लॉ में मतलब कि इमिसिविटी का रोल अगर है कि अगर कोई ब्लैक बॉडी है अगर नहीं भी है तो कैसे उसका हीट का रेडिएट होता था, मतलब कि हमने जो उसके लिए पावर का देखा P इक्वल टू, या शुद्ध भाषा में कहें तो डी की बाई डी टी इक्वल टू ई सिग्मा, जो स्टीफेंस कांस्टेंट था 5.67 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -8 एरिया और उसका फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर। एक तो वो फार्मूला देखा कि कोई मतलब कि बॉडी अपना हीट रेडिएट कैसे करता है, और दूसरा जब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में देखें कि कोई हॉटर ऑब्जेक्ट है एज कम्पेयर टू देयर सराउंडिंग,
अगर वो हीट रेडिएट करेगा तो कितने देर के बाद क्या होगा, तो इसके दो फॉर्म, एक तो इस तरह का एक्सपोनेंशियली हो जाएगा, दूसरा इसका एवरेज वाला कि जो उसको लेकर देखा गया था। ठीक है, तो अब आ जाइए, हम लोग क्वेश्चन के लिए तैयार हैं। तो पहले 3-4 क्वेश्चन आपको वो स्टीफेंस लॉ वाले पे मिलेगा, फिर उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे मिलेगा। तो आइए क्या करके समझते हैं। कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 1 किलोवाट इमिट द थर्मल रेडिएशंस of the surface area of the heating element of the heater is 200 centimeter square. If this heating element is treated like a black body, तो इसमें से E का वैल्यू कितना हो जाएगा फॉर ब्लैक बॉडी के लिए, वन हो जाएगा। फाइंड द टेम्परेचर एट दिस सरफेस, तो हमें T चाहिए। एज्यूम दैट टेम्परेचर इज द वेरी मच हायर देन इट्स सराउंडिंग से उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, यही वो कह रहा है। तो इसके लिए हम पावर का वैल्यू हमें गिवन ही है, P इक्वल टू E इंटू सिग्मा और T रेज़ टू दी पावर 4, ऐसा कर सकते हैं। मतलब कि उसका वैल्यू उतना ज़्यादा है कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, मतलब हीट जो रेडिएट कर रहा होगा। तो खैर हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ इट्स सरफेस। तो P का वैल्यू है यहाँ से 1000 पावर है, E का वैल्यू 1 क्योंकि ब्लैक बॉडी सिंस बोल दिया है, सिग्मा का वैल्यू 5.67 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -8, और अच्छा एरिया भी तो गायब है, एरिया भी रहेगा तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -4 ऐसा कुछ होगा, इंटू ऑफकोर्स T रेज़ टू दी पावर 4 तो बनता ही है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो 2 जीरो तो हटा ही दीजिए यहाँ से पहले में ही, और 12 होगा तो 10/5.67 और यहाँ से 2 भी है, 10 रेज़ टू दी पावर -12 और उसका 1/4 पावर इक्वल टू T हो जाएगा। अच्छा वो इधर से जाएगा तो ये प्लस हो गया ना, प्लस है, प्लस माइनस नहीं। तो 10/5.67 तो ये 2 पॉइंट समथिंग तो 0.9 होगा, और उसका अगर आप देखेंगे भी तो उसी के आसपास उसका 4th पावर भी होगा। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ मतलब कि 10 रेज़ टू दी पावर 3 तो आपका मिल गया यहाँ से, और इसको करेंगे तो 5.6 मतलब 5/5.67 इसका 1/4, तो अगर रहता 1 तो कितना रहता, अच्छा, लेकिन अभी वो कुछ नहीं है तो इसका कुछ 8 पॉइंट और समथिंग, मतलब इसको अगर करेंगे तो कुछ 929 केल्विन के आसपास ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो MKS सिस्टम में तो इसीलिए उसको केल्विन में उसको रख दिया, तो टेम्परेचर उसका इतना आएगा। तो ये बात समझ में आया। तो सिंपल था कि कह रहा कि इलेक्ट्रिक हीटर, मतलब इससे फॉर्मूला लगाने से इंपॉर्टेंट है कि हुआ क्या उसको समझिए। एक इलेक्ट्रिक हीटर था, इमिट अ थर्मल रेडिएशन ऑफ द सरफेस ऑफ हीटिंग एरिया ऑफ द हीटिंग एलिमेंट ऑफ द हीटर इज, कुछ इस तरह का एलिमेंट होगा वो हीट कर रहा है। सो इन दिस हीटिंग एलिमेंट इज ट्रीटेड लाइक द ब्लैक बॉडी, उसी को मान लीजिए ऑफ इट सरफेस। एज्यूम द टेम्परेचर इज वेरी मच हायर देन द सराउंडिंग, तो उसका टेम्परेचर मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि हीट वहाँ से फ्लो कर गया, वो आपसे पूछो ऐसा कह रहा है। तो खुद का पावर है तो टेम्परेचर उसका कितना होगा, तो 929 केल्विन इस तरह से होगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहे क्यूब ऑफ मास 1 kg एंड वॉल्यूम इज़ 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसा बना लेते हैं एक क्यूब, तो वॉल्यूम का तो कोई खास रोल था नहीं अभी, लेकिन वो आ गया है तो आइए उसको देख भी लेंगे कि 1 kg है तो इसका साइड कितना है, 5 सेंटीमीटर होगा। अगर 125 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है तो इसीलिए दिया था साइड निकालने के लिए, क्योंकि सरफेस एरिया लगेगा ना अभी। इज प्लेस्ड इन द इवैक्यूएटेड चैम्बर ऑफ द 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इवैक्यूएटेड चैम्बर में इसको ऐसा फिट कर दिए, जो कि इसका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक इज 227, बहुत हाई है। 227 का मतलब कितना हो गया बच्चों, 500 केल्विन, और ये कितने हो गए 300 केल्विन ऐसा। assume the block behaves like a black body. Find the rate of the cooling of the block if a specific heat of the material of the block is 400 joule per kg. So देखिए यहाँ से जो P इक्वल टू हमें जो लेना था ब्लैक बॉडी था E सिग्मा A T रेज़ टू दी पावर 4 माइनस T रेज़ टू दी पावर सराउंडिंग ऐसा। तो P इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो हीट ऑफ फ्लो ही हो गया, रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो हो गया, मतलब पावर इक्वल टू W/T, तो इसको हम dQ/dt भी बोल सकते हैं। तो
तो ई इतना है, 5.67 इतना है, इंटू मतलब ये सिग्मा का वैल्यू 10⁻⁻8, और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, इसीलिए दिया था कि इसमें उसका जो वॉल्यूम दिया था ना 125, तो एक इसलिए दिया था कि आप वहाँ से उसको निकाल पाओ, उसका एरिया, उसका सरफेस एरिया निकाल पाओ, कि वहाँ से आप साइड निकाल लेंगे तो साइड उसका कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 6a², यही होता है। तो 6 × 5 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर एरिया हो जाएगा। तो t⁻⁴, तो t⁻⁴ मीन्स इस 500⁴ माइनस 300⁴, ऐसा। तो dq/dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, ms dt/dt इक्वल टू 5.67 6 × 25 × 10⁻⁻⁴, और यहाँ से पावर 4 है तो 2 को बाहर लेकर आइए, तो 5⁻⁴ कितना हो जाएगा 625, और 3⁻⁴ कितना हो जाएगा बच्चों 81, और 10⁻⁸ यहाँ से ऐसा आ जाएगा। तो 5.67 वाला कहाँ गया, 10⁻⁻8 ऐसा होगा, तो -8 तो पहले मुहूर्त में चले गए। बाकी का कैलकुलेशन, मास उसका कितना है बच्चों 1 kg, तो यहीं पर लिख लेता हूँ कि ये, अच्छा चलो यहाँ लिख देता हूँ कि ये 1 kg है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 400 है, dt/dt ये चाहिए हमें, वही मांगा है ना शायद, कि फाइंड द रेट ऑफ द कूलिंग ऑफ द ब्लॉक, किस रेट से हो रहा है, तो dt/dt का वैल्यू चाहिए, मतलब टेम्परेचर किस सेकेंड से ऐसा आ जा रहा है, जूल पर kg केल्विन, और यहाँ से 5.67। तो अब थोड़ा आपको मेहनत करने का समय आ गया है। 6 × 1 = 25, और 625 - 81 करेंगे तो कितना आ जाएगा इस 4, तो सीधा सीधा ये दिख रहा है, और 62 - 8 करेंगे तो 54 आ जाएगा, तो 554 आ जाएगा, और इंटू 10⁻⁻⁴ ऐसा। तो 26 5 × 150, तो 150 में एक तो जीरो गया है, तो ये जीरो वहाँ से हटाकर 15 कर देगा, लेकिन अभी भी बड़ा कैलकुलेशन अभी ये रह रहा है। तो dt/dt का जो वैल्यू निकालेंगे आप यहाँ से, तो थोड़ा सा आप कैलकुलेटर पे मेहनत करिए, मन लगेगा, क्लास आपको और समझ में आएगा, मज़ा आएगा कि आंसर आपका मैच करता है कि नहीं। करिए ज़रा मेहनत किए बच्चों। कितना आया इसमें देखेंगे तो dt/dt का वैल्यू 0.115 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकेंड, इस रेट से ऐसा उसमें होगा। तो ये बात समझ में आया होगा आपको। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलते हैं। ये क्या कर रहा है कि वन एंड ऑफ अ मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, मेटालिक रॉड ऑफ 10 सेंटीमीटर इज इंसर्टेड इन द फर्नेस हुज टेम्परेचर इज 827 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस पार्ट का तो फर्नेस में रख रखा है, मतलब चूल्हे में डाल रखा है, तो 827 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसमें 73 और बाकी का जितना 1100 केल्विन आप कह सकते हैं, ऐसा है। whose temperature is 827, the curved surface of the rod is the insulated, the room temperature is 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो जहाँ पर वो रखा हुआ है बाहर का टेम्परेचर इस 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो व्हेन द स्टेडी स्टेट इज अटेंड, अब रॉड में स्टेडी स्टेट हो गया, अब लीजिए तो इसका वैल्यू कितना आता था, dq/dt इक्वल टू, याद है, कंडक्टिविटी एरिया और T1 - T2 ओवर लेंथ L। फाइंड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल, वो पूछ ही दिया। कह कि व्हेन द स्टेडी स्टेट इज अटेंड द टेम्परेचर ऑफ द अदर एंड बी ऑफ द रॉड इज 702 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनका है 827, इसका है 702, तो डिफरेंस आपको मजा आ जाएगा करने में। और ये इसको कह रहा है कि स्टेडी स्टेट हो रहा है रूम से, तो जो टेम्परेचर जो लूज कर रहा होगा इक्वल टू, उसके लिए इमिसिविटी वाला जो था आपका, मतलब कि पावर, तो पावर इक्वल टू अभी तो dq/dt ही होता है, आप चाहे तो p आप ऐसा लिख लीजिए, E A सिग्मा T⁴ माइनस T⁴ S, ऐसा। तो एरिया तो दोनों निकल जाएंगे, ऐसा होगा। इमिसिविटी मतलब उसके बारे में कुछ बोला नहीं तो हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी ही मानेंगे, या कुछ बोला है क्या बच्चों,
सरफेस इज द इंसुलेटेड, रूम इज द टेम्परेचर, दिस स्टेडी स्टेट नहीं माना है। ठीक है, तो ए का वैल्यू हमारा उतना आ जाएगा। फिर कंडक्टिविटी के लिए है तो यहाँ से आप माइनस करिए, घर ले जाइए आंसर, मतलब उसका जो यूनिट आता है पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। किसको? इनको 827 पर था और वो 702 पर है, तो इन दोनों का डिफरेंस है 27 माइनस 702 कितना हो जाएगा? इज़ 125। तो ये तो 125 हो गया। मतलब सॉल्यूशन, मतलब जितना जल्दी से जल्दी उसका पिक कर ले कि हमें काम तो ही करना है, तो k इंटू 125, लेंथ उसका कितना बोला था? 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 कर लेते हैं। ये ई इमिसिविटी का वैल्यू 1 कर लेते हैं और यहाँ से 5.67 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -8 और t रेज़ टू दी पावर 4, मतलब 1100 का पावर 4 माइनस 300 का पावर 4। तो ये तो फिर भी निकल जाएगा। वो 10 रेज़ टू दी पावर 4 वाला 100 रेज़ टू दी पावर 4 और 300 पावर 4 है, ये तो इसी के लिए है, ये उसको गायब कर देगा। 11 रेज़ टू दी पावर 4, 3 रेज़ टू दी पावर 4, फिर भी है आपका निकालने के लिए काफ़ी कुछ। तो ये 1250 हो जाएंगे, तो नीचे जाते ही, और ये 5.67 इंटू 11 रेज़ टू दी पावर 4 माइनस 3 रेज़ टू दी पावर 4। तो उसमें भी है कुछ कुछ आप लगा सकते हैं उसको आसान करने के लिए। 11 रेज़ टू दी पावर 4 माइनस 3 रेज़ टू दी पावर 4 का मतलब 121, मतलब अगर करने का मन करे, कभी खाली बैठे हो तो ऐसा 121 माइनस 9 ये कर सकते हैं, और 121 प्लस 9 तो कितना हो गया वो? इस 130, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। खाली फॉर्मूला पढ़ने के लिए नहीं है, लगाने के लिए भी है। फिर इसका चाहो तो 11 माइनस 3 ऐसा कर सकते हैं। 11 माइनस 3 तो 8 हो जाएगा, और 11 प्लस 3 इज़ 13 हो जाएगा। 11 प्लस 3 इज़ 14 हो जाएगा, इंटू 130। डॉट नहीं है, डॉट समझ लेना ऐसा। तो इसका वैल्यू अगर उधर रखा जाए इसमें, इसके जगह पर, तो कुछ काम बनेगा। तो क्या आएगा k का वैल्यू? यहीं पे कर लेते हैं कि 5.67 इंटू दिस थिंग 8 इंटू 14 इंटू 130 अपॉन इस 1250। तो चलो एक काम तो हुआ कि 130 को तो निपटा दिए, बाकी का क्या होगा? तो बाकी का बच्चों आपको मेहनत करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा 125 से उसको डिवाइड करने के लिए। तो उसका देखेंगे तो 36.6 आपको कैलकुलेशन से आएगा। तो उसका यूनिट आप लिख लीजिएगा जितना भी है, जूल पर सेकेंड। के का वैल्यू ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि जूल पर सेकेंड मीटर रेज़ टू दी पावर 4, केल्विन रेज़ टू दी पावर 4 ऐसा। ठीक है, क्योंकि वहाँ से मीटर बचेगा, मीटर इधर जाएगा और टेम्परेचर रेज़ टू दी पावर 4 ऐसा मिलेगा केल्विन, या पर डिग्री सेंटीग्रेड ना। यहाँ पे तो T1 माइनस T2 है, तो कंडक्टिविटी वाला है, तो ये तो हो जाएगा पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। अगर आया तो इसको फटाफट नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड मास 10 kg इज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 327 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सस्पेंडेड ऑफ द बॉक्स विच इज द कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 20 सेंटीग्रेड इज मेंटेन्ड। ऐसा कहीं है, स्फीयर है और इसका टेम्परेचर कितना है बच्चों? रेडियस डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, तो गलती मत करिएगा, 0.1 मीटर यहाँ से ऐसा ले लेंगे। 10 kg का है, तो 10 kg का होने के चलते चल रहा है ना, 10 kg का है। ठीक है, 10 kg का है और 0.1 मीटर का इसका डायमीटर है, और इसका टेम्परेचर कितना है? 327 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 327 का मतलब 500 केल्विन है, और सराउंडिंग का इसका 300 केल्विन है। ऐसा कि फाइंड द रेट एट विच द टेम्परेचर ऑफ द स्फीयर विल फॉल विद द टाइम एंड स्टीफन कांस्टेंट एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल। तो मतलब ये कह रहा है कि ये कितने से उसका कम होते जाएगा टेम्परेचर। तो हम अभी जो जानते थे कि जो रेडिएट कर रहा होगा सिग्मा E इंटू सिग्मा ए, ये बार बार लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, और इसमें ब्लैक बॉडी जैसा नाम कुछ लिया नहीं है, तो मानेंगे कि वही है।
नहीं तो ऐसा अगर कुछ भी ऐसा होगा एमिसिविटी के बारे में, वो कम होगा या ज़्यादा होगा, तो आपको क्वेश्चन में बताया रहेगा कि 20% ही वो इसका हो पा रहा है, 30% ही हो पा रहा है, तो वहाँ समझ जाइएगा कि ई के बारे में बात कर रहा है, या जितना वो रेडिएट करता है तो उसके लिए। और यहाँ से T⁴ माइनस T⁴ ऑफ द सरफेस, और यहाँ से आप Q इक्वल टू ms डेल्टा टी, इसके लिए लिख सकते हैं ms डेल्टा टी ओवर टी। तो हमें यही निकालना होगा मोस्ट प्रॉब्ली डेल्टा टी, क्योंकि वही मांगा है कि फाइंड एट रेट एट विच द टेम्परेचर ऑफ द स्फीयर विल बी द फॉल विद द टाइम। तो E का वैल्यू 1 ले लेते हैं, फिर से 5.67 इंटू 10⁻⁻8 एरिया के लिए उसका दे रखा है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 4πr², सरफेस एरिया स्फीयर का। तो 4π 0.1 का स्क्वायर इंटू T⁴ 500⁻⁴ माइनस 300⁻⁴, ऐसा। मास इसका 10 किलो है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 420 गिवन है। तो जब इसमें dt का वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ से 5.67, 10⁻⁻8 वाले को तो हटा लिया जाए बच्चों, क्योंकि 5⁴ और 3⁴ आएगा। तो वहाँ से क्या क्या आएगा 5.67 इंटू 4π 10⁻⁻2 हो गया, गायब होगा वहाँ से। तो 5⁴ इज 625 और 3⁴ तो आपका वहाँ से 81। तो आप करते हैं जब उसको तो 544 आ जाता है। कुछ कैलकुलेशन आपको ऐसे ही आपको फटाफट याद रह जाएगा, प्रैक्टिस जितना करेंगे। मास इसका कितना है 10 kg और उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 420। तो कुछ ऐसा है, तो मेहनत करना होगा और निकालना होगा। तो जब इसको करेंगे आप तो dt/dt का जो वैल्यू आएगा, अब जितना मतलब आप कर सकते हैं, अब क्या ही कर सकते हैं। देखो एक तो 10⁻⁻2 है तो 5.4 कर लीजिए यहाँ से, ऐसा। तो इसी तरह से बनता है 4/10 है, तो इसको आप 5.6720 तो 0.67 इंटू 2/3 अगर करेंगे 8/3 तो कुछ 52 पॉइंट। तो यहाँ पर भी ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 4 वाले के साथ करेंगे तो 5 पॉइंट मतलब 52/10 को यहाँ से कर देंगे तो 5.2 समथिंग। तो इसको हटा के 5.2 समथिंग लिख लीजिए, ऐसा। ये तो 4 गया, पाई अभी भी बचा है और 420 बचा हुआ है इनका। तो 4 5 जब आप देखेंगे तो 5 5 या 25 मतलब 30 मान लेते हैं, और 30 इंटू फिर 3 अगर करेंगे तो 90, तो 9/42। तो 9/42 का मतलब आप कितना करेंगे 0.2 समथिंग। तो इसका एग्जैक्ट वैसा ही आपको मिलेगा 2.06 डिग्री सेंटीग्रेड। आप करके देखिएगा तो वैसा ही होगा। तो क्या होता है कि मतलब है तो क्वेश्चन इसका फ्रेमिंग वगैरह इस तरह का बोल रखा है कि ये है हीट देखा तो हमें आता नहीं है, लेकिन आप देखो कितना आसानी से एक फार्मूला यूज चाहिए और ms डेल्टा टी ओवर dt चाहिए। तो होता क्या है कि हम लोग पहले ही देख के भाग जाते हैं क्वेश्चन को कि अरे ये तो इसका है, मैंने पढ़ा नहीं है, किया नहीं है। आप 10 मिनट भी फोकस होकर केवल आप अगर जो भी आपको बताया जाता है यहाँ पे और आप उसको राइट डाउन कर लेते हैं तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। बस आप जानते रहिए और रिवीज उसको कैलकुलेशन मतलब जो फार्मूला का दिमाग में रखे रहिए। बाकी कैलकुलेशन पार्ट बोरिंग है, एग्जाम का प्रेशर लगेगा, आपको लग रहा है 3 नंबर दिखाई पड़ रहा है, फटाफट HR नंबर दिखाई पड़ रहा है, फटाफट कैलकुलेशन करोगे और आंसर आ जाएगा। तो एडवांस में इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं इतने आसान, तो आप भी कर सकते हैं, सभी लोग करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या करें कि सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ द 50 सेंटीमीटर लेंथ and having 1 centimeter square cross sectional area is used as a conducting material between the between an ice bath 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आइस बाथ इसको कर रखा है, और एंड वैक्यूम चैम्बर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एज सोन। तो उसका 27 है। रॉड का भी देखते हैं क्या बोल रहा है। द एंड ऑफ द रॉड विच द इनसाइड द वैक्यूम चैम्बर इज बिहेव लाइक द ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी हुआ तो ई का वैल्यू इतना कर रहा है, तो इसका वैल्यू 17 डिग्री होगा। तो ये जो पावर का आदान प्रदान होगा इन दोनों में, तो उसके लिए आप यहाँ पर P इक्वल टू क्या लगाएंगे, E सिग्मा A T⁴ माइनस T⁴ ऐसा, क्योंकि 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। फाइंड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड एंड द रेट एट विच द आइस इज मेल्टिंग द आइस बाथ। तो फाइंड द थर्मल कंडक्टिविटी और तो एक ये निकालना है हमें,
और दूसरा कि इसका dt का वैल्यू दे रखा है, गिवन दैट द लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन ऑफ द आइस वो गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करें कि कंडक्टिविटी अगर देखते हैं कि रॉड का वो कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ तो मतलब कि अगर रॉड के लिए अगर कंडक्टिविटी अगर लिखना हो तो यहाँ से हम ऐसे ही लिख पाएंगे ना, dq/dt इज इक्वल टू, मतलब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, लेंथ कितना था बच्चों उसका, a 1 सेंटीमीटर गिवन है, लेंथ है 0.5, क्योंकि एरिया दोनों जगह से कैंसिल होगा तो इसीलिए इसको नहीं लिख रहे हैं, बाद में काम पड़ेगा। तो और इनटू चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इसका बता दीजिए कितना हो गया, 17 डिग्री सेंटीग्रेड है और आइस बात पे तो दूसरा वाला है ही है, तो 17 आ जाएगा अपॉन, तो ऊपर लेंथ को क्यों भेज दिया मैंने, कंडक्टिविटी आना चाहिए ना उसके जगह पे, लेंथ तो नीचे आएगा, कंडक्टिविटी और लेंथ 0.5 इक्वल टू, अगर यहाँ से आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 34, ए के 34 इक्वल टू ई सिग्मा 5.67 इंटू 10⁻⁻8 इंटू यहाँ का एरिया इज ए, क्योंकि एरिया को लिखने की जरूरत नहीं है, कैंसिल होगा अपने आप, और t⁻⁴, तो 17 का पावर 4 माइनस 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस बार क्या होगा बच्चों, उल्टा होगा ना ये, क्योंकि हीट से उससे नहीं हो रहा है, ये इसको हीट दे रहा होगा। तो यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड जो उसका वैल्यू है, तो उसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 290, तो यहाँ से 300 पावर 4 माइनस 290⁻⁴, तो 10⁻⁴ हटाना होगा, तो यहाँ से 0 हटाकर 2.9 का उसका पावर देख लीजिएगा। इमिसिविटी का वैल्यू यहाँ से 1 होगा, क्योंकि ब्लैक बॉडी टाइप का उसमें बता रखा है। ए का वैल्यू पहले ही यहाँ से मैंने बोल दिया था कट हो रहा है, तो के का वैल्यू कुछ कैसा आ जाएगा, इस पे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मान लो कि 3⁻⁴ माइनस 2.9 है, तो उसका a माइनस बी वाले से कुछ निकालिए, तोड़ वहाँ से कुछ निकल कर आएगा, 2.9 का करेंगे तो का पावर 4, तो ठीक है कुछ ना कुछ वहाँ से मिलेगा। एक तो मतलब जो मैं देख रहा हूँ लास्ट वाला जो 3 माइनस 2.9, तो 0.1 हो जाएगा, और 3 प्लस 9 तो वो कुछ आपका 5.29, तो बेसिकली 5.29 होगा। फिर स्क्वायर वाले को ऐसे ही करिए, फिर निकालिए, तो 5.67, मतलब यहाँ से के का वैल्यू पूरा एक बार लिख तो लिया जाए, 5.67 इंटू 3⁻⁴ माइनस 2.9⁻⁴ अपॉन दिस होल थिंग इज 34। तो इसको जब आप करेंगे तो के का वैल्यू आपको कुछ वहाँ से निकल कर आएगा, और उसका वैल्यू 1.713 के आसपास आएगा, के का 1.713 with their units are the of this thing is जूल पर सेकेंड डिग्री सेंटीग्रेड मीटर, इस तरह का ये ऐसा बनेगा, ये दिखाई पड़ रहा है यूनिट में उसका। तो के का वैल्यू हमारा एक बार ऐसा निकल गया 1.713 जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो अभी तो के का वैल्यू आया, उसमें खाली फाइंड द थर्मल कंडक्टिविटी आया, मटेरियल ऑफ द रॉड एंड रेट एट विच द आइस इज मेल्टिंग, ये निकालना है। तो मेल्टिंग ऑफ द आइस बात मतलब जो टेम्परेचर होगा dq/dt, जहाँ पर भी स्टेडी स्टेट होगा तो धीरे धीरे आइस को मेल्ट कर ही रहा होगा, तो dq/dt का जो वैल्यू होगा, तो आइस जो मेल्ट करेगा इक्वल टू ml के इक्वल होगा क्या, ऐसा, एट रेट विच द आइस इज मेल्टेड। तो वहाँ पर आप dm/dt का मतलब जो सेकेंड वाला है वही ले लीजिएगा, जो मास का बेसिकली आएगा इतना ग्राम या इतना kg पर सेकेंड ऐसा हो रहा होगा। तो लेटेंट हीट ऑफ द आइस हमें फ्यूजन दे रखा है 3.35 इंटू 10⁻⁵, तो के का वैल्यू अभी इसको रखेंगे तो हमारा काम आ जाएगा। तो आइए चलते हैं करते हैं, देखिए तो ए यहाँ पर बोले थे काम आएगा ए के इंटू वहाँ का डिफरेंस 17 है और 0.5 ऐसा है, और दूसरा कि m इंटू एल लेटेंट हीट 3.34 इंटू 10⁻⁵ कुछ ऐसा होगा 3 जूल पर kg, तो मास kg पर सेकेंड में ही होगा। ए का वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो 10⁻⁻⁴ लिख लीजिए। के का वैल्यू अभी लेकर आए थे 1.713 इंटू 17 अपॉन 0.5, यहाँ से डिवाइड कर दीजिए 3.34
इंटू 10⁵ तो ऐसा मास आएगा, तो इतना kg पर सेकेंड होगा, क्योंकि वो हीट जो दे रहा था dQ/dt इज दैट जूल मच ऑफ द पर सेकेंड है, तो इसीलिए उसका ऐसा आएगा। तो 1 पॉइंट उसको जब आप करेंगे तो 1.74 इंटू 10⁻⁻8 kg पर सेकेंड ऐसा मिलेगा। तो समझ में आया कि आपको? अगर आया तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन को समझिए कि हो क्या रहा है, कॉन्सेप्ट क्या सिखाया जा रहा है। मतलब कि जो अभी इमिसिविटी वाला जो फॉर्मूला था पावर का कि P = E सिग्मा A T⁴, मतलब कि उसका जो टेम्परेचर है और सराउंडिंग का टेम्परेचर है, मतलब कि एक तरह से रेडिएशन वाला जो फार्मूला था, स्टीफेंस फार्मूला था, स्टीफेंस लॉ जो था वो लगाया, और बाकी का जो हमने कंडक्शन में जो सीखा था उसके चलते कि क्या हो रहा है कि एक स्टेडी स्टेट मिल जाएगा तब क्या होगा, और उन दोनों बातों को आपने आमने सामने कर दिया। फिर आगे का फिर कुछ रोल है। तो ये जो क्वेश्चन है आइडियली एडवांस टाइप का है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है और आता है, और आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो मतलब कि 2 ही 3 कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है जितने भी क्वेश्चन में है कि खाली वो बन रहा है। आप देखिए कि हुआ क्या कि 17 डिग्री सेंटीग्रेड है और चैम्बर से वहाँ जा रहा है, तो वहाँ पर क्या हुआ, फिर यहाँ पर उसका स्टेडी स्टेट में आया तो dQ/dt कंडक्टिविटी कैसे निकाले, फिर मेल्टिंग का है तो Q = ml जो आप जानते हैं। तो इस तरह से फटाफट करके आपका निकल कर आते जाएगा आंसर। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, ये कह रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इन द सराउंडिंग टेम्परेचर इज 16 डिग्री सेंटीग्रेड फॉल्स फ्रॉम द 40 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड इन द 5 मिनट। ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। एज्यूम द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग टू द वैलिड। अच्छा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये चल रहा है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के लिए आपको ये बताया था कि T1 - T2 मतलब जो एवरेज फॉर्म है इन T, जनरली आप इसी का यूज़ करिए तो फायदे में रहेंगे अभी इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। और दूसरा कि K टाइम्स T1 + T2 by 2 - TS सराउंडिंग का ऐसा होता है। तो कह रहा है कि एज्यूम द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज टू बी वैलिड, फाइंड अ टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 36 से 32 जाने में अब कितना लगेगा। तो पहले 40 से 36 जाने में कितना लग रहा है, 5 मिनट, तो इसको लिख लें। तो 40 - 36/5 = K। इन दोनों का 40 और 36 का कितना आ जाएगा, 76/2 तो 38, और सराउंडिंग का कितना है बच्चों, 16 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे तो इक्वेशन नंबर 1 इसको कह लीजिए ऐसा। दूसरा कि 36 से 32 में जा रहा है, तो वहाँ भी यही होगा, 36/32 4 ही आएगा, और यहाँ पर T मिसिंग है तो उसको लेकर आना है। K तो तब भी होगा, और एक K याद है ना, वो इससे सब है A सिग्मा, मतलब E सिग्मा A/MS, ए वाला, तो इसको K को वैल्यू में इसको लिख दिया है। और इसका जब अगर मिल लेंगे 36 और 32 का तो कितना आ जाएगा, 29 नहीं 68 है, तो 68 34 ऐसा आ जाएगा, और -16 तो तब भी हो रहेगा। इस सेकेंड इक्वेशन दोनों को डिवाइड कर लिया जाए तो 4/5 और यहाँ से 4/T। तो इस साइड में 4/5/4/T = इस साइड में K तो अपने घर चलेगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों, 38 - 16 16 2 is 32, और 6 18 - 2 is 2, और 3 - 1 is 2, ऐसा 8 22, और यहाँ से 34 - 16 is 18, 4 से 4 गया, और यहाँ से T/5 तो 110/18। तो 110/18 का देखिए कितना जाएगा, 18 6 is 108.6.67, क्योंकि वहाँ से करेंगे तो अच्छा 108 है ना, तो 2/18 1/9, तो 1/9 is 0.99, इतना मिनट उसको लगेगा। तो देखिए वहाँ से 40 से 36 आने में बहुत तेज़ी से हो जा रहा है, फिर 36 से 32 आने में 5 मिनट लगा, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। तो इस तरह का एक्सपोनेंशियली वो फॉल करता है, जहाँ पर वो मतलब लिनियरली हमें नहीं पता होता है कि ऐसा होगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये बेसिक है, एकदम बेसिक से बेसिक है। जिनको प्रॉब्लम होता है कि इस तरह का क्वेश्चन देख के न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, अब वो दिक्कत नहीं आएगा, तो अब आप आराम से इसको कर सकते हैं, तो कर डालिए। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि इन ए कंटेनर सम वाटर इज द फिल्ड एट द टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इट कूल्स टू बी 45 डिग्री सेंटीग्रेड इन द 5 मिनट, एंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड इज द नेक्स्ट 8 मिनट। मतलब कि 45 से 40 आने में 8 मिनट लगता है,
और 50 से 45 आने में 5 मिनट लगता है। तो देख ही रहे क्या कमाल की बात हो रहा है। इफ़ वी एज्यूम द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज टू बी वैलिड इन दिस केस, सो फाइंड द सराउंडिंग टेम्परेचर। तो ठीक है, तो इस पर सराउंडिंग के लिए पूछ लिया है, तो क्या किया जाए। तो फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, T1 माइनस T2। बार बार लिख रहा हूँ इसको इसलिए कि आपके तन मन में रच बस जाए। K और यहाँ से T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस TS, इस तरह का। तो T1 माइनस T2 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 माइनस 45 इस 5, और कितना समय लगा था, 5 मिनट। तो ये तो हो गया 1। तो दूसरा कि 45 और 50 और 45 का जो मिल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 47.5 माइनस TS, मतलब 47.5 का मतलब कितना हो गया, 95, 95 ना। तो 95 का बाई 2 तो होगा ही होगा। थोड़ा थोड़ा देसी कैलकुलेशन भी कर लिया करिए तो अच्छा रहता है, और मन ही मन जब करोगे तो फास्ट करोगे ज़्यादा उसमें, देसी कैलकुलेशन में। दूसरा कि नेक्स्ट 40 में जा रहा है तो 45, इनको तो सम्मान दे के लिखते हैं पूरा, कुछ ज़्यादा सम्मान मिल गया इनको, जा भाई तो पूरा हट। तो 45 माइनस 40 अपॉन 5 इज इक्वल टू के। इन दोनों का मीन कितना हो जाएगा, 45 और 40 का 85, 42.5, 42.5 माइनस TS, ऐसा। तो ये कितना आ जाएगा, 5 नहीं, इसका तो 8 था ना बच्चों, 8 था। देखो अभी ये गड़बड़ हो जाता। तो 5/8 रेसिप्रोकल में इसको जब डिवाइड करेंगे, इक्वेशन नंबर दिस एंड दिस को डिवाइड करेंगे तो 1/5/8। तो 5/8 का मतलब 8/5 हो जाएगा इस साइड में, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, के अपने घर चले जाएंगे तो 47.5 माइनस TS, 47.5 माइनस TS अपॉन 42.5, 42.5 माइनस TS। तो लीनियर इक्वेशन जैसा आ गया बच्चों। अब तो कैसे भी घुमाकर उसको लेकर आ जाएंगे। और यकीन मानिए एडवांस में या मेंस में किसी ना किसी पेपर में ज़रूर आएगा। एडवांस में तो मतलब आ जाएगा तो सबके में आएगा, लेकिन मेंस में तो आना तय है कि आता ही आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आंसर घर ले जाइए। तो यहाँ से 42 इंटू 5 करेंगे तो 8 5 जा 0, ये तो पूरा नंबर में आ गया। 8 2 जा 16 इस 0 अगेन 2, 8 4 जा 32 और 34, तो 340 आ गया। माइनस 8 TS, इसको उधर भेजा। तो अगर 50 इंटू 5 रहता तो 250, 2.5 इंटू 5 है तो 12.5, तो 238.5 माइनस 5 TS, ऐसे कर लीजिए। तो उधर इधर भेजिए, किधर भी भेजिए, तो 3 TS हो जाएगा ये, और इनको माइनस करिए 340 और 240 रहता तो बोलते हट 100, अभी वो 1.5 कम है तो 100 में से 1.5 कम कर दीजिए, तो 98.5। तो इस तरह का आप फास्ट कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं। तो अब देखिए वहाँ पर कितना है, 98.5, 99 रहता तो 33 ही बोलते ना, थोड़ा कम है तो थोड़ा कम अभी बताइए, तो कितना कम, 33 से 0.16, क्योंकि 0.16 इंटू 48 नियरली उसके पास होगा, तो 32 पॉइंट कुछ आप 8 ऐसा बोल दीजिए डिग्री सेंटीग्रेड। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में है तो उसका नेक्स्ट उसको मतलब सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होगा तो 32.8 डिग्री सेंटीग्रेड में आपको वहाँ से मिलकर आ जाएगा। अच्छा, उसमें 340 माइनस 238 है, 240 होता लेकिन ज़्यादा था ना, तो वही कर रहा हूँ कि मैच आंसर करने में 102.5 होता। तो कोई घबराने की बात नहीं है इसमें, कैलकुलेशन आपको तो अपना है। 102.5 अपॉन 3, तो वहाँ से 102/3 को अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 था तो अभी इतना था तो 34 होगा, है ना। तो 34.16 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर 34.16 है। तो कहेगी बस बेटा और थोड़ा और कर लो, उसके बाद तो कितना भी इनफाइनाइट टाइम लगेगा, मतलब वो नीचे जाएगा ही नहीं, क्योंकि 45 से 8 मिनट में जा रहा है। हाँ, तो मतलब थोड़ी देर के बाद बहुत धीरे धीरे मतलब चाय आराम से आप पी सकते हैं आधे घंटे में, इस तरह का मतलब कुछ बातें होगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इनको अभी छोड़ दीजिए, इनको बाद में किया जाएगा। हाँ, ये देखिए, एक ब्लैक वॉल्ट इज मेटल कंटेनर इज नेग्लेजिबल हीट कैपेसिटी इज फिल्ड विद द वाटर। ब्लैक वॉल्ट है,
मतलब घर का टंकी है, बाहर से उछाड़ा ऐसे ऐसे कर दो ब्लैक कलर का, इस तरह का। और negligible heat capacity is filled with the water. The container has the side length 10 centimeter. It is placed in the evacuated chamber of the 27 degree centigrade. Okay, तो एक चैम्बर बना लेते हैं। ये कितने पर है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। How long will it take for the temperature of the water to change 30 degree centigrade to 29 degree centigrade? So इसमें अब कुछ कहने की ज़रूरत हमें है क्या कि आप इसको करेंगे, तो इसको करिए और बताइए इसको कितना समय लगेगा वापस उसको आने में। आपको समय दिया मैंने, चलिए 2 मिनट आपको समय देता हूँ, करो तो ज़रा बच्चों। चलो बच्चों 2 मिनट तो आप लोग का हो गया। अब आइए देखते हैं क्या करें कि ब्लैक बॉडी है, तो मतलब कि इसका अगर एवरेज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अगर लगाएंगे, हाउ विल टेक द टेम्परेचर 30 to 29 डिग्री सेंटीग्रेड, यही है ना। तो अगर वहाँ से करेंगे तो ये क्या होता है, T1 माइनस T2 ओवर डेल्टा टी, ये हमें तो निकालना है डेल्टा टी का वैल्यू के, और इनका T1 प्लस T2 ओवर 2 माइनस TS, ऐसा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इज 1 बाई डेल्टा टी इक्वल टू के। तो इन दोनों का अगर 30 और 29 है तो इनका 29.5 हो जाएगा, क्योंकि 30 और 29 का एवरेज कितना होगा 29.5, और यहाँ से 27 डिग्री सेंटीग्रेड बाहर का टेम्परेचर ही है, ऐसा। मतलब डिफरेंस लेंगे तो ऐसा ही मिलेगा। कहीं सर वो तो आ जाता, एक के बस रह गया, तो के लिए बताया था ना आपको, के लिए क्या बताया गया था, वो कहाँ से आता था, जो इमिसिविटी वाला जो रहता था जब कंपेयर करते थे उससे। तो ई ब्लैक बॉडी बोला है तो ऑलरेडी 1 है, सिग्मा ए, इसीलिए वो एरिया 10 सेंटीमीटर उसका दे रखा है। क्यूबिकल ब्लॉक बोला है तो 6a² लगेगा उसका, इनटू T⁴ सराउंडिंग का अपॉन उसका लेंथ, सॉरी लेंथ के जगह पर ms, ऐसा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर का आपको पता ही होता है कि 4200 हो जाएगा। तो सिग्मा के जगह पर इसका वैल्यू अगर रखेंगे, के जगह पर इसका वैल्यू रखेंगे, तो डेल्टा टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर आप इसमें देखिए तो डेल्टा टी का वैल्यू उधर और ये सब लोग नीचे आ जाएंगे। तो 29.5 माइनस 27 करेंगे तो 1.5 हो जाएगा के का वैल्यू। तो यहाँ पर सिग्मा एरिया के जगह पे 6a² लिख लो अभी से, और इंटू T⁴ और ये चला जाएगा ms ऊपर 4200, और मास उसका कुछ गिवन है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा, फिर मास नहीं गिवन है तो। फिर यहाँ से आपका T⁴ तो हो गया, हाँ, और डेल्टा टी उधर गया था, हाँ, तो इसमें वहाँ से 1.5 ऐसा कर लेंगे। तो उसको निकालिए तो कुछ कितना आएगा, उसको करने पर कुछ इसका जो आप देखेंगे तो 76.2 मिनट आएगा इसका आंसर। तो इसमें आप कह सकते हैं कि 1 आवर 16.2 मिनट, ऐसा। तो ये बात समझ में आया कि आप लोगों को आया, तो इसको कृपया करिए लिखने का। ऐसा आप लोग ने सोचा था कि यहाँ तक सर सोचा था, बस के का वैल्यू नहीं सोचा था, तो के का वैल्यू आप सोच लीजिए। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट। इसमें कह रहा है कि कैलोरीमीटर ऑफ द वाटर इक्विवेलेंट 100 ग्राम इज कूल इन द एयर इज 18 मिनट फ्रॉम 60 डिग्री सेंटीग्रेड टू द 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कैलोरीमीटर है वाटर इक्विवेलेंट, तो ms डेल्टा टी जैसा मान लीजिएगा कि कैलोरीमीटर का वाटर के टर्म में दे रखा है 18 मिनट इन द 62 इतना। व्हेन द ब्लॉक ऑफ मेटल ऑफ द मास 60 ग्राम इज द हीटेड to 60 degree centigrade and placed inside the calorimeter, ठीक है। Assume heat is lost only by the radiation and Newton's law of cooling be valid. Find a specific heat capacity of metal if now the system is cooled from 60 degree centigrade to 40 degree centigrade in 20 minute. तो ठीक है, तो उसके लिए आप लगा सकते हैं अपना न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमारा वैलिड है ही है, और मेटल जो 60 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड में जा रहा है, तो उसका जो हीट का जो काम धाम होगा तो उसके बराबर का हम उसमें लिख सकते हैं। देखिए, तो इसका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पहले उसके लिए लिख लिया जाए, कैलोरीमीटर कहाँ से कहाँ गया, तो उसमें हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि T1 माइनस T2 ओवर T इक्वल टू, इसको अलग से लिखना पड़ रहा है क्योंकि K तो होगा, साथ में उसका स्पेसिफिक हीट भी दे रखा है, तो ms जैसा कुछ
मान ले कि इक्विवेलेंट टू 100 ग्राम उसका ऑलरेडी बता रखा है कि उसका जो भी MS डेल्टा T वगैरह हो रहा होगा, तो उसमें हम 100 ऐसा बोल दें मास के जगह पे, और T1 प्लस T2 माइनस TS ऐसा। तो 60 माइनस 40 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, जितना भी आएगा अपॉन 20 इक्वल टू K 100, और T1 प्लस T2 तो 60 40 कितना हो जाएगा 100, 50 माइनस TS ऐसा। ठीक है, तो अब उसको मतलब इसलिए ऐसा ले लिया कि S का जो वैल्यू यहाँ पर MS ऐसे होता है तो इसको 1 समझ लीजिए, क्योंकि स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर 1 होगा। एक केस, दूसरा केस अगर इसके लिए बता रहा 60 to 40 हो रहा है, उस स्पेसिफिक मेटल के लिए चाहिए, तो अगेन हम ऐसा करेंगे 60 माइनस 40 और 20 मिनट में ऐसा ये हो रहा है इक्वल टू K टाइम्स, बाकी का तो पैरामीटर सेम है यहाँ पर, लेकिन 100 प्लस जो इसका ये है और प्लस क्योंकि वो दोनों उसी में काउंट हो जाएंगे ना, जो कैलोरीमीटर है प्लस उस मेटल का, तो कितना हीट करेगा, तो M इंटू S। मास उसका कितना है, मास उनका 60 ग्राम है, तो वहाँ पर 100 ग्राम था तो उसी सिस्टम में रख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 60S इंटू जब इसका अगर हम एवरेज लेंगे तो कितना आ जाएगा 50 माइनस TS ऐसा। तो यहाँ से 20/21 हो गया, नहीं उसके लिए भी 20, इसके लिए तो कुछ 18 था ना, 18 कर लीजिए, नहीं तो दोनों इक्वल हो जाता तो फिर निकालना मुश्किल हो जाता। 18, तो ये चीज़ आप आसानी से समझ सकते हैं, 60 माइनस 14 और ये 18 वाला था K/100, मतलब कि यहाँ पर जो MS के लिए था, मतलब कि वाटर का कितना होगा या कैलोरीमीटर का वाटर के टर्म में दे रखा था, तो 100 इंटू 1 तो उसका M इंटू S का वैल्यू, और वहाँ से जिस चैम्बर में रखा है मतलब मेटल प्लस उसका, तो इस तरह का होगा, क्योंकि इतना हीट और सराउंडिंग का दे दिया होगा ना इतने में, तो दोनों को जब आप करेंगे तो यहाँ से तो वैल्यू इसका 1 हो जाएगा, और यहाँ से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 20/18, तो 10/9 ऐसा। तो उन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 10/9 अपॉन दिस 1, तो 10/9 हो गया। वहाँ से ऊपर से K से K अपने घर गए, तो यहाँ से 100 नीचे होगा, ऊपर चला जाएगा ये 100 प्लस 60S अपॉन 100। तो अब देखो ये तो बड़ा कमाल का है, 50 TS चला गया। तो आप इसमें क्या करिए कि 100 प्लस में 10/9 को 1 + 1/9 लिख लो, और इसको भी 1 + 60S/100 लिख लेते हैं, तो 1 से 1 गया, तो बस ऐसे मिल गया आपको। तो S का वैल्यू कितना आ गया 100/9, मतलब 2 जीरो और हटा दीजिए वहाँ से, तो 100/10/S इक्वल टू 54। अगर 10/50 रहता तो हम कितना अच्छा रहता 0.2 बोलते, लेकिन थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा कम बता देते हैं, तो 0.18 से काम चला लीजिए इन द CGS सिस्टम। ग्राम उसका यूनिट क्या होता है, kg ग्राम पर ml होता है, तो इसका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कह दीजिए, ऐसा इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकल कर आ जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आया बच्चों कि कैसे इसके साथ मिक्सअप किया था, कि इन दोनों चीज़ों को अगर आ गया तो इसको लिख लीजिए। चलिए देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर इसके बाद इसमें क्या कर रहा है कि मेटल बॉल ऑफ 1 kg ऑफ मास हीटेड बाय द 20 watt हीटर इन द रूम टेम्परेचर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आफ्टर सम टाइम द टेम्परेचर ऑफ द बॉल बिकम द steady is 50 degree centigrade. Find the rate the loss of the heat by the ball in the surrounding when it is the temperature become 50 degree centigrade. Also find the rate at which the lose the heat in the surrounding when it is the temperature was 30 degree centigrade. तो दो अलग अलग केसेस दे रखा है। तो dq/dt का वैल्यू अगर हम ऐसे अगर देखें तो इसमें से कितना आ जाएगा dq/dt का वैल्यू k टाइम्स ऑफ 30 - 20, यही ना, मतलब कि डायरेक्टली उसको ऐसा आप बोल सकते हैं A और L का वैल्यू तो उन दोनों के केस में सेम ही होगा, तो इसका वैल्यू कितना जाएगा। और फिर उसमें क्या करा कि 20 वाट उसका पावर है, तो दूसरे केस में 20 और 50 से जब 20 हो रहा है तो 20 इक्वल टू K टाइम्स ऑफ 50 - 20 ऐसा। तो K का वैल्यू हम यहाँ से दे दें इसको 20/30,
तो डी क्यू बाई डी टी का वैल्यू कितना हो जाएगा k इंटू 10, और यहाँ से जो k का वैल्यू मिलेगा तो 20/30 2/3 इंटू 10, तो मतलब इसके लिए k का वैल्यू आप यहाँ से 20/30 तो 2/3 ऐसा इसमें दे दीजिए। वो बाकी का टर्म नहीं लिखा क्योंकि वो अपने आप वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से भी उसका सेम ही वैल्यू होगा। तो k का वैल्यू 2/3 लिख लीजिए, तो 2/3 इंटू 10 तो कितना आ जाएगा 20/3 वाट। ठीक है, तो इस तरह से क्या ऑल्सो फाइंड द रेट एट विच द लूज द हीट इज सराउंडिंग व्हेन इट इज टेम्परेचर वाज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कर दिया फाइंड द लूज ऑफ द हीट बाय द बॉल सराउंडिंग व्हेन इट इज, तो 2/3 हो जाएगा उसका। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, करेक्ट। एन एक्सिस टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी एबव द सराउंडिंग इज हाफ इन द टाउ इज इक्वल टू 10 मिनट। इन व्हाट टाइम विल बी द इट विल बी द 1/10 ऑफ इनिशियल वैल्यू एज इन द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसके लिए बच्चों क्या करिए कि एक आपको लास्ट में जो बताया था T माइनस टी एस इज इक्वल टू T माइनस टी एस ई रेज टू द पावर माइनस के टी, या जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है आप उससे ऐसा भी बोल सकते हैं T इज इक्वल टू टी नॉट ई रेज टू द पावर माइनस के टी। जो डिसइंटीग्रेशन आप देखते हैं ना उसमें लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन, तो जहाँ पर T इज इक्वल टू टी नॉट टाइप ऐसा होता है, N इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा टी, तो K वैसा ही बिहेव कर रहा है। तो अब ये क्या बोल रहा है कि उसका आधा हो जाए, तो T0/2, अगर फर्स्ट केस की बात करें तो TK, तो किसको कितना टाइम लगा था 10 मिनट, ऐसा कर लीजिए। अब कह रहा है कि 1/10 हो रहा है, मतलब यहाँ पर T0 है, तो T0/10 जब हो रहा है तो T0 ई रेज टू द पावर माइनस के इंटू टी वो चाहिए हमें। तो T0 यहाँ से कैंसिल हुआ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ln 1/2, ऐसे ln 1/2 इज द माइनस 0.693, और यहाँ से माइनस 10K हो जाएगा, और जब यहाँ से आप 1/10 लेंगे तो ln 1/10 इक्वल टू माइनस KT हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड अगर करेंगे दिस बाई दिस, तो यहाँ से 1/2 इज द 0.693, या मतलब ln2 में अभी अगर आंसर छोड़ना चाहते हैं तो ln2 में हो जाएगा, ln 10 का वैल्यू -1 हो जाएगा, इसका माइनस ऐसा हो जाएगा तो 1, और इसके लिए जब आप लिखेंगे -10K/KT तो माइनस माइनस इन दोनों का चला जाएगा, और 10/T निकल कर आएगा, तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/ln2। ln2 का वैल्यू ऐसे 10.693 होता है, तो वहाँ से भी आप इसको 10/0.693 को करेंगे तो 10 से उसका वैल्यू ग्रेटर होगा। तो इस पार्ट का था, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आप उसको अगर मतलब ये वाला तो आपको जाकर पीछे देखिए, तो अभी इसका डेरिवेशन आपको दिखाया था, या नहीं तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं T इक्वल टू टी नॉट ई रेज टू द पावर माइनस के टी में। देखिए नेक्स्ट, इसके बाद कह रहा है बॉडी इज कूल्स इन द सराउंडिंग इन विच एट द कांस्टेंट टेम्परेचर इज T0, इज द टेम्परेचर T इज द प्लॉटेड अगेन विद द टाइम T सोन इन अ फिगर, द टेंजेंट आर द ड्रॉन टू द कर्व ऑफ द पॉइंट्स A एंड B विच इज द मिड द टाइम एक्सिस इज एंगल θ2 एंड θ1। तो A से B मतलब कुछ अपना इनका कूलिंग काम चल रहा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होगा, तो आपको ये चीज़ तो बताया था dt, या जैसे Q इक्वल टू MS/dt होता था, और यहाँ पर कुछ इसका dt E टाइम्स ऑफ सिग्मा वगैरह वगैरह, तो उसमें आपको T माइनस TS ऐसा एरिया, तो इन सबको कांस्टेंट ले लीजिए, इसको भी, तो dt/dt इक्वल टू K टाइम्स T माइनस TS। अभी जो पीछे उधर को उसको सॉल्व किया, मतलब T रेज टू द पावर 4 होगा, तो K के लिए उसको कर देते हैं, तो मतलब वहाँ पर T रेज टू द पावर 4 मान लीजिए कि आएगा भी, तो dt/dt तो टेम्परेचर वर्सेस कितना टाइम का, तो जो उसका स्लोप होगा वो एग्जैक्टली वही मिलेगा। तो यहाँ से पहले वाले के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि tan θ2 dt/t, तो tan θ2 का वैल्यू इसमें से कितना बता रखा है T2 माइनस T0, यही होगा, सराउंडिंग का T0 होगा, इज द बॉडी इज कूल्ड द सराउंडिंग विद द कांस्टेंट टेम्परेचर इज T0। तो यहाँ से हम उसमें tan θ2 का जो वैल्यू होगा इक्वल टू K टाइम्स इस T2 माइनस T0, ऐसा होगा क्या, और tan θ2 का वैल्यू, और यहाँ से tan θ1 का वैल्यू कितना हो जाएगा K टाइम्स ऑफ T1 माइनस T0। इन दोनों को डिवाइड अगर कर लें तो कितना आ जाएगा, जितना उनको चाहिए उतना मिल जाएगा, tan θ2 अपॉन tan θ1 इक्वल टू
टी माइनस टी एस अपॉन टी माइनस, मतलब टी नॉट तो है 2 और 1। तो बस ये इसलिए दिया था कि ग्राफ को, मतलब जो कॉन्सेप्ट आपका जो था, ग्राफ को आप कैसे वहाँ से समझ सकते हैं। तो जैसे आप समझ सकते हैं मतलब कि डी टी बाई टी टी, मतलब इस नज़र से भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो थर्मोडायनेमिक्स को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। कि अभी भी आपके पास अगर कुछ डाउट अगर रह गया हो तो आप प्लीज़ मैसेज करके बताइए, और फिर आपको उस तरह से आगे और बताया जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो आपको नया चैप्टर स्टार्ट कर किया जाएगा, और उसमें मोस्ट प्रॉब्ली इलेक्ट्रोस्टैट से स्टार्ट करेंगे। ठीक, थैंक्स फॉर योर टाइम।